नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान चैनल पर। आज हम आपके सामने फिर से एक बार यूपी टीजीटी पीजीटी का एक सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ का नाम है सफलता सीरीज़। जैसा कि इस बार कई विद्यार्थियों ने हमें फ़ोन किया और बोला कि सर पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे, तो आप पुनः वीडियो शुरू कीजिए और हम लोगों को पढ़ाइए। हालांकि हमने पिछले कुछ समय में लंबा समय हो रहा है हमने जब से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन आप लोगों के निवेदन पर हम पुनः शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं इस बार हम आपके साथ प्रॉपर काम करेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो और सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज जो है सफलता सीरीज़ का पहला वीडियो है और हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे पहले तो वीडियो को रोक रोक के उसका आंसर लिखते जाना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ में हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे जो आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, लैब टू लैंड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। देखिए, वीडियो आप देख रहे हैं, आप यकीन करना कि इस बार जो टीजीटी या पीजीटी में जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूरा कोशिश करेंगे कि आपको यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे। यहाँ पे हम इस सीरीज़ के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट, जिस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के हम प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। तो आप लोग प्रॉपर जुड़े रहिए और अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे आप लोग। क्या होगा यहाँ पे, लैब टू लैंड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन देखेंगे, इसके बाद आप आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1979 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, तो उनको आप एक लिस्ट बना करके रख लीजिए और उनको लर्न कर लीजिए। हो सकता है मैं भी यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है झूमिंग खेती सर्वाधिक भारत के किन राज्यों में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और झूमिंग खेती क्या होती है ये भी समझ लीजिए। क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे जो लोग खेती करते हैं तो क्या करते हैं, जो जंगल होता है उन जंगलों में कहीं कहीं पर क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स सफाई कर देते हैं, मतलब काट के वहाँ पे खेती योग्य बना देते हैं। जब तक उसमें उर्वरा शक्ति रहती है तब तक वहाँ खेती करते हैं। इसके बाद किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों की सफाई करके वहाँ खेती करना शुरू करते हैं। इस तरीके से कई प्लेस चेंज करते रहते हैं जब तक वहाँ पे अच्छी उपज मिलती है, वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि दूसरे प्लेस पे जा कर के खेती करने लगते हैं। तो यही होती है झूमिंग खेती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, पूर्वी भारतीय राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ स्थित है। देखिए, आपको पता होने चाहिए कि कितने ब्यूरो हैं, ठीक है। उसमें से आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो ब्यूरो हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कीजिए पहले, तो फिर हम आपको बताते हैं कि ब्यूरो कौन कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मऊ उत्तर प्रदेश। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ में और कौन कौन से होते हैं वो देख लेंगे। एक होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं NBPGR, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ स्थित है आपका, नागपुर महाराष्ट्र, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके साथ साथ में आपने पढ़ा होगा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि लखनऊ में है। और आपने पढ़ा होगा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपने पढ़ा होगा एक नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये कहाँ है, बंगलौर में स्थित है। तो कुल मिलाकर के 6 ब्यूरो होते हैं, ठीक है। आप सभी को लोग इन सभी ब्यूरोज को लर्न कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या कुछ इस तरीके की संस्थाएं हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे।
जैसे कि एक होता है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको भी याद कर लेंगे कहाँ होता है, ये भी आपको बताएंगे, पहले आप इसका आंसर करेंगे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ये आपका है रोम इटली में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बोला था WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा। इसके अलावा आप लोग याद कर सकते हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये कहाँ है, ये भी रोम इटली में है। हमने क्या बोला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। तो ये सभी हैं और भी कई सारे हैं, उनको भी आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है या कब मनाया गया, ठीक है, कब मनाया गया, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो कई सारे वर्ष हैं जो अलग अलग ईयर में मनाए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि रोक के इसमें आप पुश कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर देते चलिए, फिर मैच करते चलिए कि कितना आंसर सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। इसको बोलते हैं RKVY, क्या बोलते हैं, RKVY, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो किस वर्ष शुरू हुई थी, आप लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2007 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए जितनी भी विटामिन्स हैं उनके आपको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप पहले आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोबालामी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लेता है कभी कभार, जैसे विटामिन A का क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 B2 इनके याद कर लेंगे आप लोग। जैसे विटामिन C पूछ देता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन D पूछ देता है कभी कभार, कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस तरीके से जितनी भी विटामिन्स हैं उनके सभी के वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ में आपको कमी के लक्षण भी याद होने चाहिए, कि जैसे कि कभी कभार पूछ देता है रतौंधी रोग किससे होता है, तो विटामिन A से होता है, ठीक है। बेरी किससे होता है, विटामिन B1 से होता है। इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर राइस जो कि सामान्य धान से 25% अधिक उपज देता है, इसके आविष्कारक का नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही आंसर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने ये प्रोफेसर लॉन्गपिंग यांग को भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आप बताएंगे सभी लोग, हाइब्रिड धान जो होता है, ठीक है, उसके पिता कहलाते हैं। वर्गीज कुरियन सब लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो वर्गीज कुरियन थे दुग्ध क्रांति के पिता बोले जाते हैं, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अंड परजीवी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अंड परजीवी आप बताएंगे कौन सा इसमें से है। पहला जैसे ट्राइकोग्रामा, दूसरा है ट्राइकोडर्मा, बैसिलस या सब, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, बाकी बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप बताएंगे। जो अंड परजीवी जिसको एक पैरासिटॉइड बोलते हैं, कौन सा होगा इसमें, ट्राइकोग्रामा होगा। क्या हो जाएगा, ट्राइकोग्रामा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि ट्राइकोग्रामा जो है ये किस गण से बिलोंग करता है, तो आप याद रखना हाइमेनोप्टेरा गण का ये एक अंड परजीवी होता है। नेक्स्ट है, विश्व का खोजा गया प्रथम कार्बनिक कीटनाशी कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बताएंगे आप लोग। पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा DDT। क्या हो जाएगा, DDT, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो ये DDT है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो पाल मुल्लर ने की थी। किसने खोज की थी,
पाल मूलर ने की थी। ठीक है, इस समय ये बैन है, डीडीटी क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। बाकी ये इंडोसल्फान जो है, इंडोसल्फान पे भी प्रतिबंध लग चुका है। बाकी इनको आप याद रखेंगे कि प्रथम कार्बनिक कीटनाशी कौन था, तो डीडीटी याद रखेंगे। अगला है दालों का सुरक्षित भंडारण करने के लिए कितनी नमी का होना आवश्यक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर कर देंगे। कमेंट में लिखिएगा, या आप अपना लिख रहे हैं तो लिख के अपना करते रहिए और बाद में आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपसे पूछा है दालों के लिए क्या होता है बेस्ट, तो 8 से 10% नमी पर भंडारित करना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कहते हैं धान्य मतलब जैसे अनाज वाली जो फसलें रहती हैं उनके लिए भंडारण के लिए सबसे अच्छी नमी कौन सी मानी जाती है, तब आप लगाएंगे कौन सा, 10 से 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से अकार्बनिक कवकनाशी का उदाहरण कौन सा है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, सल्फेक्स, गंधक का चूर्ण, बोर्डेक्स मिक्सचर या उपर्युक्त सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जो फफूंदनाशक होते हैं, फफूंदनाशक को क्या किया जाता है, 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक तो अकार्बनिक होते हैं कवकनाशी, दूसरे क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। जो अकार्बनिक होते हैं उसमें से आपको यहाँ पर दिया गया है सल्फेक्स, गंधक का चूर्ण और बोर्डेक्स मिक्सचर, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तीनों कैसे हैं, अकार्बनिक कवकनाशी हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से दैहिक फफूंदनाशी सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा है। हमने अभी जस्ट मतलब 12 नंबर क्वेश्चन आपको हमने कराया कि अकार्बनिक कवकनाशी कौन था। अब यहाँ पे पूछ रहा है सिस्टेमिक फंजीसाइड। देखिए, जो हमने आपको बताया कि फफूंदनाशक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, पहले तो हम फफूंदनाशक की बात कर रहे हैं, फफूंदनाशक। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। ठीक है, हमने आपसे अकार्बनिक में बताया आपको सल्फेक्स, गंधक का चूर्ण, बोर्डेक्स मिक्सचर, इसकी बात हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं कार्बनिक की बात। ठीक है, कार्बनिक 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, ठीक है, जिसमें जैसे थीरम, जेनेप ये सभी आ जाते हैं, और हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे सिस्टेमिक। तो ये जो कार्बनिक होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक सिस्टेमिक होते हैं, एक क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, एक सिस्टेमिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सिस्टेमिक। तो यहाँ सिस्टेमिक में आप बताएंगे कौन से हैं, कार्बेंडाजिम होगा या फिर बोनोमिल होगा या कार्बोक्सिन होगा या सभी होंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, ये सभी सिस्टेमिक फंजीसाइड हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस O3 पाई जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो वायुमंडल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि O3 जो ओजोन गैस है वो किस में पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सबसे गर्म मंडल भी इसको बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर को ही क्या बोला जाता है, सबसे गर्म मंडल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सेल्सियस C3 में कार्बनिक मतलब जो सेल्सियस में है तापमान ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। जो सेल्सियस पैमाने पर हमें जब तापमान ज्ञात करना होता है तो इसमें से कौन सा ऐसा सूत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है, C=F-32 गुणे 5/9 या फिर F=C ब्रैकेट के अंदर है 9/5 + 32 या फिर तीसरा ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, सेल्सियस पर तापमान ज्ञात करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है, फसलों में चिलिंग इंजरी किस तापमान से अधिक होने पर हो जाती है।
तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है चिलिंग इंजरी, उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए जब तापमान जो है 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान हो जाता है, तब क्या हो जाता है, चिलिंग इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा फसलों को पाले से बचाने के लिए क्या उपचार करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए, खेत के उत्तर पश्चिम किनारों पर धुआं करना चाहिए, या फिर 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है वायुमंडल के गैसीय संगठन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गैसीय संगठन में, ठीक है, क्या होता है गैसीय संगठन में आपको बताना है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो 21% या 0.03%, 78% या 0.93%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र तल की बात कर रहा है, तो 1 बार होता है या 0.98 एटमॉस्फेरिक होता है, या फिर 1013 MB होता है, या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के समझ लो परिवर्तित रूप ही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। 1000 mm, 1190 cm, 1220 mm या 120 cm। अच्छे से यूनिट देखिए फिर अपना आंसर कीजिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120 cm, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता 1190 mm, तो mm में भी लगा सकते हैं, या 1200 mm भी हम कह सकते हैं। वैसे 1190 mm भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो ये अगर mm में डिजिट होती तो ठीक था, तो ये आंसर भी हो सकता था, ठीक। अगला है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी होती है। अम्लीय वर्षा की बात की जा रही है। देखो अम्लीय वर्षा कब होती है, जब वातावरण में, पहले तो इसका आंसर जान लेंगे तभी आपको बताते हैं, ठीक है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। होता क्या है, जब वातावरण में मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, जब वर्षा होती है तो उसका वर्षा होने पर जल का जो pH मान होता है 4.4 से लगभग कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला है वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जितने भी मापक यंत्र होते हैं लगभग सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार एक यंत्र पूछ लिया जाता है, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए लगभग। यहाँ दे रखा है एनीमोमीटर, टेंसियोमीटर, पोटोमीटर या विंड वैन। करेक्ट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पोटोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने पढ़ा होगा टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर में क्या होता है, मृदा नमी ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। टेंसियोमीटर का क्या यूज होता है, मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी जैसे एनीमोमीटर है, ठीक है, तो एनीमोमीटर का क्या यूज होता है, फटाफट कमेंट मतलब अपना आंसर सोच लीजिए। एनीमोमीटर क्या होता है, हवा की गति मापने के लिए यूज किया जाता है, हवा की गति। बाकी विंड वेन आप जानते ही हैं, विंड वेन क्या होता है, हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। ये क्या होता है, दिशा ज्ञात करने के लिए हवा की, ठीक है, या वायु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किस मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है। लगभग जितनी भी वर्षा होती है उसका 75% वर्षा इसी के द्वारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव वायुमंडल में किन गैसों के द्वारा होता है।
ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव वायुमंडल में किन गैसों के द्वारा होता है? आंसर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको याद भी रखेंगे। कभी आपसे पूछ दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती है, और क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। ठीक है, ये सभी गैसें होती हैं, कैसी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसी तरीके का क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, मैं भी शायद यही था, एग्जैक्ट नहीं याद है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से था कुछ, हम बताएंगे। उसमें आइसो बार या आइसो हाइट इसी से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आइसो हाइट। ठीक है, आइसो हाइट। बाकी आप लोग जानते हैं कंटूर क्या होता है। कंटूर में क्या होता है? एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बाकी आपका जैसे आइसो बार है, तो आइसो बार क्या होता है? समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म जो होता है समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली होती हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें से आप याद रखेंगे, कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पौधों की वृद्धि मापने के लिए पूछा गया है, क्या होगा यहाँ पे? क्रिस्कोग्राफ होगा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप लोग कार्डियोग्राफ जानते ही हैं, हृदय की गति को ग्राफ में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? कार्डियोग्राफ। ये क्या होता है? हृदय से संबंधित होता है। इसके साथ साथ में जैसे पिकोनोमीटर है, मृदा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। क्या होता है? मृदा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। इसके अलावा अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 27। ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती अपनाई जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप लोग। ऐसे क्षेत्र जहां पर 750 mm से कम वर्षा होती है, तो वहां पे कौन सी खेती अपनाई जाती है? ड्राई फार्मिंग अपनाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ड्राई फार्मिंग। ठीक है, बाकी जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग जो लिखा है यहाँ पे, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा क्या होती है? 750 से लेकर के 1150 mm तक होती है। कितनी होती है? 750 से लेकर के लगभग वही 1150 तक होती है। ठीक है, वो कहलाते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। और ये रेनफेड फार्मिंग क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगभग वही 1150 mm से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वो होते हैं रेनफेड फार्मिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा ऐसे क्षेत्र जहां सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा होती है वह क्षेत्र कहलाते हैं, या वह है। ठीक है, तो जैसे कहीं पे एक नॉर्मल वर्षा हो रही है, ठीक है, नॉर्मल वर्षा का भी 50% कम वर्षा होना तो क्या होता है? वो सीवियर ड्राट के अंतर्गत आ जाता है, भयंकर सूखा जिसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से रंध्र बंद करने वाले वाष्पोत्सर्जन अवरोधक का उदाहरण कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, जो वाष्पोत्सर्जन अवरोधक होते हैं वो क्या होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आपका जैसे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है। हमने आपको बताया जो
एंटी ट्रांसपायरेंट होते हैं, ठीक है। एंटी ट्रांसपायरेंट वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 में से पहला हमने आपको बताया कौन सा होता है? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है। दूसरा आपको हमने बताया रिफ्लेक्टिंग टाइप, दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है फिल्म फार्मिंग, ठीक है, पत्ती पर आवरण बना लेते हैं। और चौथा क्या होता है? ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है रंध्र बंद करने वाले, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एट्राजिन, केओलिन या फिर पीएमए या ए और सी दोनों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है, जो हमारे प्लांट होते हैं जब वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के समय क्या होता है, जो जल हमारा वाष्पोत्सर्जित होकर जाता है उसको रोकने के लिए हम ये सब यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एट्राजिन या हमने पीएमए यूज कर लिया, तो इससे क्या होता है, जो प्लांट की लीफ होती हैं उसके जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो क्या होता है, जल जो है वाष्पित नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होता है, कुछ ऐसे बता, जैसे केओलिन है, ठीक है, यह रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। तो जब हम इसका पौधों पर यूज कर देते हैं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं पत्तियों पर पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, ताप पौधों का बढ़ नहीं पाता है और वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, पत्ती पर आवरण, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवरण बना लेते हैं, ठीक है। और ग्रोथ रिटार्डेंट में जैसे साइकोसेल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो साइकोसेल क्या करता है, जब इसका यूज करते हैं तो पौधों की क्या होती है, जो ऊपरी भाग होता है, मतलब तना के ऊपर का भाग होता है, वो ग्रोथ कम करता है, जड़ें ज़्यादा करती हैं। जब जड़ें ज़्यादा ग्रोथ करती हैं तो पौधे ज़्यादा ग्रोथ कर नहीं पाते, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, मतलब जल का एक तरीके से संरक्षण होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एंटी ट्रांसपायरेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माइक्रो वाटर शेड का प्रकार क्या है। सबसे पहले तो आप जान लें ये वाटर शेड क्या होते हैं। देखिए, वाटर शेड जो होते हैं एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एरिया का, मतलब एक टाइप होते हैं, कई तरीके से हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे एक एरिया है ये, ठीक है, तो यहाँ से सब जगह से कोई एक स्थान पर जल आके कलेक्ट हो रहा है। इस कलेक्ट हुए जल को हम किसी एक बिंदु से, मतलब किसी नदी या नहर में जा कर के छोड़ दें, ठीक है, जाने दें। तो ये जहाँ कलेक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग वाटर शेड, ठीक है। तो एक बड़े एरिया का या बड़े क्षेत्रफल से एक जगह पे जल का कलेक्ट होना, फिर उसको हम किसी नदी या नाले में छोड़े जा कर के, वही होता है वाटर शेड एक तरीके से, ठीक है। तो ये कई तरीके के होते हैं वाटर शेड, जैसे एक मैक्रो होता है, ठीक है, माइक्रो होता है, मिनी होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, माइक्रो पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो वाटर शेड। तो इसका क्या होता है, कितने क्षेत्रफल पे इसको हम माइक्रो वाटर शेड बोलते हैं, आपको आंसर कहना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 से लगभग 1000 क्षेत्रफल, 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर, मतलब 100 से लेकर के और 1000 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है उसका पानी एक जगह कलेक्ट होना वही वाटर शेड कहलाता है, ठीक है। और कलेक्ट होके हम क्या करते हैं, उसको कहीं एक नदी से गुजारते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। ये होता है वाटर शेड। नेक्स्ट कह रहा, ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा करके संग्रहण किया जाता है, बाद में उस जल से फसलों की खेती की जाती है, इसे क्या कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वर्षा का जो जल होता है उसको एक जगह संग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके बाद फसलों की उसी से सिंचाई करते हैं। तो इसको कहते क्या हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु सर्वाधिक वितरित किया जाने वाला बीज कौन सा है। तो किसानों को सबसे ज़्यादा बीज कौन सा दिया जाता है, सबको पता है, ठीक है। कौन सा होता है, प्रमाणित होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको सर्टिफाइड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कह रहा है, इनमें से कौन सी फसल स्वपरागित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो स्वपरागित फसल है। गेहूँ, शलजम, मटर
या ए और सी दोनों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जैसे गेहूँ, जौ, जई, धान। गेहूँ के बाद हमें बताया आपको जौ, जई, धान, ठीक ना। और जैसे सोयाबीन, मूंगफली, चना, उड़द, मूंग, मटर, ये सभी क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। कभी आपसे पूछ दिया जाए परपरागित में, जैसे मक्का है, बाजरा है, ठीक है, सूरजमुखी, गाजर, प्याज, ये सभी परपरागित होते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ और मटर दोनों। क्वेश्चन नंबर है 34, कह रहा गाजर के आधारी बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होती है? सबसे पहले तो हम समझेंगे जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है, जिसको पृथक्करण दूरी बोलते हैं, ये किस लिए यूज की जाती है। तो ध्यान रखेंगे जैसे कोई बीज है, ठीक है, हम उस बीज को जब हम उत्पादित करते हैं, उसको जब हम पैदा करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो आनुवांशिक शुद्धता होती है उसको बनाए रखने के लिए इन बीजों की हम कुछ दूरी निश्चित रखते हैं। जैसे एक खेत ये है, यहाँ पे हमने कोई बीज बोया, तो एक खेत ये है, यहाँ पे हमने कोई बीज बोया, ठीक है, तो एक इसकी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे इस बीज की जो है आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे। तो जो भी वैरायटी बोएंगे यहाँ पे या यहाँ पे, तो उनमें एक निश्चित दूरी जो होती है मिनिमम जिसको बोलते हैं, वही होता है आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है गाजर के आधारी बीज की, गाजर के आधारी बीज की पूछा गया है, तो इसका होता है 1000 आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 1000। तो अगर यहाँ गाजर का कोई आधारी बीज बोया गया है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे 1000 मीटर का गैप होगा, उसके बाद दूसरे खेत में गाजर का आधारी बीज बोएंगे। ठीक है, ये होता है। अगला, किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना, जैसे धान, धान और धान, तब कई बार धान की खेती लेना एक ही क्षेत्र पर, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? मोनोकल्चर, एकल फसल, या फसल प्रणाली, या मिश्रित फसल? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मोनोकल्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खेती योग्य क्षेत्रफल में भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य है। जो खेती योग्य क्षेत्रफल होता है उसमें जो भू परिष्करण किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। खरपतवार नियंत्रण करना होता है, या नमी संरक्षण करना होता है, या फिर कीट हानिकारक कीटों या व्याधियों युक्त अवशेषों को नष्ट करना होता है। क्या उद्देश्य होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक व द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। ठीक है, प्राथमिक व द्वितीयक भू परिष्करण का, तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप लोग याद रखेंगे। रोटावेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्की जुताई कितनी गहराई तक करनी चाहिए? देखिए, जो जुताई होती है उसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे एक होती गहरी, ठीक है, एक मध्यम होती है, एक क्या होती है? हल्की होती है, मतलब भारी, वही गहरी को ही भारी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे हल्की जुताई कितनी गहराई तक की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 cm। ये होती हल्की, मतलब बिल्कुल ऊपरी सतह पर इसकी जुताई की जाती है। इसके साथ साथ में गहरी या भारी जो जुताई होती है उसका क्या होता है? लगभग वही 25 से 30 cm, इसको क्या बोलेंगे? गहरी जुताई। ठीक है, इतनी गहराई तक हम जुताई करते हैं, उसको गहरी जुताई बोलते हैं। 15 से 20 cm जो रहेगी वो मध्यम जुताई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मध्यम जुताई। तो ये जुताई के प्रकार होते हैं, कितनी गहराई तक कैसे क्या हम लोग जोतते हैं खेत को। फिर है, निम्नलिखित फसलों में से C4 पादप का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है C4 पादप का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें दे रखा है गेहूं, अनानास, सोयाबीन, ज्वार। सही आंसर बताएंगे C4 पादप का। देखो, जो ये पौधे होते हैं इनको 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किस लिए किया जाता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो उसका अपचयन होता है, अपचयन के आधार पर ही हम पौधों को क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती हैं? पहला तो होता है जैसे C3 प्लांट, दूसरा होता है C4 प्लांट, तीसरा क्या होता है?
कैम प्लांट, ठीक है, कैम प्लांट। यहाँ पूछा गया है C4 के बारे में, तो यहाँ C4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ज्वार, हो जाएगा ज्वार। इसके अलावा जैसे यहाँ दे रखा है C3 प्लांट में गेहूँ और सोयाबीन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C3 प्लांट हो जाएगा। और ये जैसे अनानास दे रखा है तो ये कैम प्लांट का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे, कह रहा निम्नलिखित में प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण कौन सा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो आप समझेंगे इसको और आंसर करेंगे फिर। जो पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पादप हार्मोन, ठीक है, इनको क्या करते हैं, जैसे कुछ होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो किसी न किसी तरीके से पौधों को क्या करते हैं, एक कोई ना कोई लाभ पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। जो रिटार्डेंट होते हैं उनसे क्या होता है, मतलब एक तरीके से उनको मतलब रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो रिटार्डेंट होते हैं, मतलब रोकने का कार्य करते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये इसका प्राकृतिक रूप पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए जिसको हम बोलते हैं इंडोल एस्टिक अम्ल, दूसरा है IBA इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है, तीसरा है NAA नेफ्थलीन एस्टिक अम्ल, चौथा है यहाँ पे 2,4-D। जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, इंडोल एस्टिक अम्ल, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो से देख सकते हैं। तो आज के ये इतने 40 क्वेश्चन हमने आपको कराएं, जो आपको हो सकता है मे भी अच्छे लगे हों, और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए, और हम आपको टाइम टू टाइम इसी तरीके से इसी सफलता सीरीज़ में कई सारे पार्ट्स में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, जो कि एग्ज़ाम में श्योर फंसेंगे, ठीक है। उम्मीद रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएं आपके, बाकी जो थोड़ी बहुत अगर रह भी जाते हैं तो उनको हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जुड़ जाइए। और अभी तो हमने आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दिया है, कोशिश करेंगे जल्द ही आपको हम लाइव सेशन करा सकें। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।